चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जी भी देखें उसको। उस ये तो सवाल है कि आखिर मुसलमान कम्युनिटी पे ही ऐसा क्यों है। इंडिया अलायंस जिसको मुसलमान आंख बंद करके वोट करता है, लोकसभा चुनाव में 95% से प्लस मुसलमान वोट किए, जिसको कितना सीट मिला, 2 जी। मुसलमानों की एक बस्ती अलग बसी होती है, जिस तरह से दलित की अलग बस्ती होती है, उसी तरह मुसलमानों की भी अलग बस्ती होती है, ताकि वो कम्युनिटी जो अभी मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पे खड़ी कम्युनिटी, उसको और भी पीछे करना है, तो उसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाए कि कम्युनिटी ही उसको रिजेक्ट कर दे। एक और बहुत प्री प्लान्ड होता है। आप किसी भी घटना को जहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटी है, उसको अगर कटिहार जिला के रहने वाले मोहम्मद कैफ अभी फ़िलहाल में JNU SU के काउंसलर हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका बहुजन सेंचुरी चैनल पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना वक्त निकाल करके हमारे बीच आए, हमारी राय को जानने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और सबसे पहला मुद्दा मेरा आपसे यही है कि ख़ास तौर पे अभी जो मैंने देखा कि भागलपुर में जो घटना घटित हुई और किस तरह से वहाँ पे उकसाने का प्रयास किया गया, हालांकि उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है जिसने मस्जिद पे चढ़ कर के भगवा झंडा लहराया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह कृत्य पहले यूपी में हुआ, बहराइच में, फिर उसके बाद भागलपुर में। इन घटनाओं से आखिर क्या तथ्य निकल के सामने आता है और क्यों ये मुस्लिम को भड़काना का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहली बात है कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो है अभी का जी, तो यहाँ पे विलन बनाने का जो एक काम किया जा रहा है किसी एक कम्युनिटी को, ठीक है। टारगेट के तौर पे इस तरह से पूरी तरह से नैरेटिव सेट किया जाता है और बहुत प्री प्लान्ड होता है। आप किसी भी घटना को जहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटी है, उसको अगर आप अच्छे से सिस्टमेटिक तौर पे अगर आप स्टडी करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये अचानक से हुआ घटना नहीं है, ये काफ़ी प्री प्लान्ड है। और प्री प्लान्ड करके आप जब किसी एक कम्युनिटी को विलन बनाते हैं, तो आपको लगता है कि उससे पॉलिटिकल गेन लेने के लिए हम एक जो बाकी हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी हमारे साथ आती है, तो इस तरह से पॉलिटिकल गेन के लिए इस तरह के वारदात सामने आते हैं। इस तरह का प्री प्लान किया जाता है ताकि पॉलिटिकल गेन लिया जाए और सांप्रदायिकता फैलाया जाए, एक कम्युनिटी को बदनाम किया जाए। और उसके जो एग्जिस्टेंस का सवाल है, जो एग्जिस्टेंस की बात करते हैं जी, जो मुसलमानों की अभी जो हालात है, जो एकेडमिक्स को देख लीजिए, पॉलिटिक्स को देख लीजिए, या मीडिया में ही देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में जो रिप्रेजेंटेशन है इतना लो लेवल पे है अभी। अगर वो अपने हक हकूक़ की बात कर रहे हैं, एक्टिव हो पा रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस पर को असर्ट कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को दबाने के लिए इस तरह की नैरेटिव सेट की जाती है, ताकि वो कम्युनिटी जो अभी मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पे खड़ी कम्युनिटी, उसको और भी पीछे करना है, तो उसके खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जाए कि कम्युनिटी ही उसको रिजेक्ट कर दे। एक प्रोपेगेंडा के तौर पे हम इस्तेमाल करके उस कम्युनिटी ही को एज ए सोसाइटी में उसको घेटो कर दिया जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। ये अभी की नहीं, आज़ादी के बाद से ही अगर आप देखेंगे जिस तरह से घेटोजाइजेशन हुआ है, मुसलमानों की एक बस्ती अलग बसी होती है, जिस तरह से दलित की अलग बस्ती होती है, उसी तरह मुसलमानों की भी अलग बस्ती होती है। आप दिल्ली शहर को ही देख लीजिए, दिल्ली शहर में जिस तरह से मुसलमानों का एक पुरानी दिल्ली का इलाका है या शाहीन बाग का इलाका है, किस तरह से घेटो बनाया गया, और वहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शन करती है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शन करती है। आप वहाँ के सड़कों को देखें और बाकी जगहों के सड़कों को देखें, तो वहाँ पे जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान दिया जाना चाहिए उस तरह से नहीं होता है। तो ये आज़ादी के बाद से ही इस तरह से लगभग मतलब कि मार्जिनलाइजेशन का काम चला है। पहले से सोशियो और इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब रही है, और उसके बाद से अचानक 2014 से एग्जिस्टेंस पे बहुत बड़ा ख़तरा जो है मुसलमानों का है, और ये मुसलमानों के लिए उस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसके खिलाफ, ताकि उसको एज ए सोसाइटी रिजेक्ट किया जाए। अच्छा, जब हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी हाल में कहा, जब उनसे इंडियन एक्सप्रेस में पूछा गया कि आपने उमर खालिद या दलितों के उतना मतलब एन साईं बाबा को ले लेते हैं, और उन्होंने जब जवाब दिया कि जैसा कि हमें दिखता है, मतलब कि जैसा कि आपको पब्लिकली दिखता है और जैसा कि हम देखते हैं वो चीज़ें अलग होती हैं, तो क्या है मतलब मेरा मानना ये है कि क्या उमर खालिद का केस आपको लगता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुरूप गलत है या आप लोगों के अनुरूप गलत है? सर, ऐसा है कि जैसा कि अभी मुख्य न्यायाधीश का बयान आया था कि हमने A to Z हर मामले में अपना फैसला दिया है, तो शायद A to Z में कहीं U छिप गया था, कहीं गुलिफ्सा फातिमा का G छिप गया था,
कहीं मिरान हैदर का एम छुप गया है, इस तरह से छुपा हुआ है। और ये जो जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये सामने निकल कर के आई है। ये जनता अब समझ रही है कि किस तरह से जुडिशरी काम कर रही है। और इसमें जो बयान आया मुख्य न्यायाधीश जी का कि केसेस अलग हैं, तो आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? शरजील इमाम के केस में बार बार क्यों जो है जज जो है टाल दे रहे हैं? हियरिंग जो है आगे कर दिया जा रहा है। उस पर किसी भी केस में बेल अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक चीज़ समझ में आती है, सुनवाई होनी चाहिए, प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए। प्रोसीजर में फॉलो करने के बाद ही तो आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। आप तो सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आप कह रहे हैं कि केस अलग है, इसका मतलब इंटरनल सिस्टम तो नहीं चलेगा ना। आपको पब्लिक लाना पड़ेगा। आप चीफ जस्टिस हैं या जो भी कुछ हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक वे में आपको काम करना पड़ेगा। आपको पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा चीज़ें क्या थी। दिल्ली दंगों में जिस तरह, दिल्ली दंगे के बाद जिस तरह से उमर खालिद को, शरजील इमाम को, इन सारे जो भी मुस्लिम एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, इन लोगों को जो अरेस्ट किया गया, और इन लोगों के अलावा और भी कई लोग हमारे साथी जो जामिया में पढ़ रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, साइलेंट अरेस्टिंग हुआ है उन लोगों का। कई लोग ऐसे हैं जो लोग उस तरह से उतना उनके पास फाइनेंशियली एसेट नहीं कर पाया वो लोग, और डोमेन में, पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाई वो सारी केसेस जो दबी हुई है। आखिर क्या है जो इन सारे केसेस पे आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं? आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, केस को लाना नहीं चाह रहे हैं पब्लिक डोमेन में, क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं? आप में कमी है। आप जो कह रहे हैं कि ये केस अलग है, ये केस अलग नहीं है। आपका नैरेटिव उस केस के लिए अलग हो जाता है, आपका माइंडसेट उस केस के लिए अलग हो जाता है। और ये जो सरकार की जो सिस्टमेटिक तौर पे प्री प्लानिंग ये जो घटनाएं घट रही है, और ये जुडिशरी, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। अच्छा, कि आप पूर्ण नियोजित किसी तरह का कोई भी इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक वे में काम नहीं कर रहा है। और इंस्टीट्यूशन, अगर ये सीधा साधा एग्जांपल है कि किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होनी। मान लिया जाए कि आप सुनवाई करें तो प्रोसेस में तो लाएं, प्रोसीजर में तो लाएं, पब्लिक डोमेन में तो लाएं। किस तरह से घटनाएं घटी, उमर खालिद कैसे वहाँ पे जो है इस तरह की घटना, अगर वो वहाँ पे संलिग्ध हैं तो बताएं कैसे हैं। आप नहीं बता पा रहे हैं, आपके पास सबूत नहीं है। आप शरजील इमाम पर आपके पास सबूत नहीं होता है। जो वीडियो का छोटा सा क्लिप चलाया गया शरजील इमाम का, आप उस पूरे वीडियो को देखिए, और हम चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जी भी देखें उसको। उस पूरे वीडियो को देखने के बाद इतना तो समझ में आ जाता है, कोई भी लड़का, छोटा सा समझदार, कोई भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, नहीं पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति भी उसको सुनेगा, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई देश को तोड़ने की बात नहीं की गई थी। वो एक प्रोटेस्ट के लिए बात किया जा रहा था, किस तरह से प्रोटेस्ट को चलाना है, उस पर बात कर रहे थे वो। तो उसको उस वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। तो आप सुनवाई नहीं करना चाहते हैं और कहते हैं कि ये केस अलग है। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि वो केस अलग नहीं है। केस तो सुनवाई करिए पहले, और साथ साथ अपने माइंडसेट को बदलिए। आप जो आपका नैरेटिव है, एक कम्युनिटी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, पॉलिटिकल जो प्रयास की जा रही है, उसमें आप भी शामिल हो जा रहे हैं। आप शामिल होने से बचिए। जुडिशरी का काम है कि आप ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करें, सुनवाई करें, कार्रवाई करें। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि गिरिराज सिंह ने बयान दिया पहले तो कि अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारता है तो आप उसको 100 थप्पड़ मारिए। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अभी बंगाल में, कोलकाता में अमित शाह के सामने ये बयान दिया कि मैं उनको गाड़ दूंगा, ज़मीन में गाड़ दूंगा। और भी अलग अलग बयान उन्होंने दिए, ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय के लिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैंने कहा जैसे कि ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होती है। एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाना होता है जिसमें उसको वोट बैंक साधना होता है, पॉलिटिकल गेन लेना होता है, साथ ही साथ एक कम्युनिटी को विक्टिमाइज तो करना होता है। मुस्लिम ही क्यों पकड़ा जाता है हमेशा? टारगेट है ये। जिस तरह की बात अभी आ रही है, चूँकि सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों का जो असर्टिवनेस पर सवाल हो रहा है जी, अभी, आखिर ये तो सवाल है कि आखिर मुसलमान कम्युनिटी पे ही ऐसा क्यों है। सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ये सरकार की जो नीति रही है हमेशा से ही, एक धार्मिक, चूँकि अगर मुसलमानों को टारगेट करते हैं तो ये सोचते हैं कि एक तरफ की जो कम्युनिटी, बड़ी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो हमारे साथ आ जाएगी। इसलिए सीधा सा उनका प्लान है कि एक तरफ टारगेट करिए, उसको विलन बना दीजिए, कम्युनिटी से रिजेक्ट कर दीजिए। लोग कम्युनिटी से उसको रिजेक्ट करेंगे तो ये होगा। ये अनटचेबल जो बनाया जा रहा है मुसलमान को पॉलिटिक्स में। आप महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखिए, इंडिया अलायंस जिसको मुसलमान आँख बंद करके वोट करता है। लोकसभा चुनाव में 95% से प्लस मुसलमान वोट किए, जिसको कितना सीट मिला, 288 है शायद मेरे ख्याल से टोटल। 6 सीट मिला है इंडिया अलायंस से, एक शरद पवार की पार्टी से और फहद को, बाकी समाजवादी और कांग्रेस पार्टी से 4, और एक समाजवादी से 1, 4, 2, 6, उद्धव ठाकरे से भी 1 मिला है। इसी तरह 6-7 का है।
तो आप 288 में क्या परसेंटेज है 6-7 का। तो पॉलिटिकल अनटचेबल बनाने में जो बीजेपी की साजिश है उसमें ये लोग भी कहीं न कहीं सम्मिलित हैं। अगर आप टिकट देने में नहीं काम कर रहे हैं, आप देखिए किस तरह से है। आखिर क्यों पॉलिटिकल अनटचेबल बनाने की जो साजिश है, जो साजिश करता हम लोग बीजेपी को मानते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस जिसको मतलब कि लगभग वोट उसी को जा रहा है, वोट परसेंटेज बड़े पैमाने पे जा रहा है। जी। तो फिर वो क्या कर रही है, क्यों नहीं आखिर आप 288 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट देने में क्यों नाकामयाब हो गए आप। मतलब आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सच में मुसलमान अनटचेबल होते जा रहा है पॉलिटिक्स में। आपको अगर इस तरह से करेंगे तो ये गलत तरीका है। आपको मुसलमान को अगर उसकी आइडेंटिटी पे अटैक हो रहा है तो उसको असर्टिव बनाना होगा, आपको साथ आना होगा, पीछे खड़े होना पड़ेगा मुसलमान को कि आप असर्ट करिए, आप आइए एमएलए का चुनाव लड़िए, आप विधानसभा चुनाव लड़िए, आप लोकसभा लड़िए और असर्ट करिए। असर्ट करने के बाद पब्लिक डोमेन में आने के बाद, कम्युनिटी में आने के बाद तभी ना उनका एक्सेप्टेंस होगा, तभी वो अपनी बात रख पाएंगे। अगर मैं जेएनयू नहीं आऊँ, मैं जेएनयू मुसलमान आना छोड़ दे तो मुसलमानों की क्या सब्जेक्टिविटी है उसको जेएनयू क्या जान पाएगी। उसके खिलाफ अब नैरेटिव जेएनयू में सेट कर दे कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान वैसा है, तो फिर एक आप उसको खुद ही घेटाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के साथ साथ जो इंडिया अलायंस पार्टीज़ है, जो भी पार्टीज़ हो, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो या एनसीपी शरद पवार की हो, जो भी हो, ये इन लोगों ने भी मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन ना दे करके, पॉलिटिकल स्फीयर में ना ला करके, ये मतलब कि उस साजिश में साथ हो रहे हैं। और मुसलमान को जो बनाया जा रहा है मुसलमानों की, हमेशा से बनाया जाता रहा है, उसमें अपना अपना सब थोड़ा थोड़ा हाथ बटा रहे हैं। हम चाहते हैं, मुसलमान भी चाहता है, हर कम्युनिटी चाहेगा कि उसका रिप्रेजेंटेटिव भी आए, उसकी बात करने वाले सामने आए, क्योंकि उसकी सब्जेक्टिविटी होती है। उसकी सब्जेक्टिविटी को, उसकी एजेंसी को आप कवर ना करें, उसको उसके एजेंसी पे बात करने का मौका दीजिए, उसके सब्जेक्टिविटी पे बात करने का मौका दीजिए। अपने इशूज़ को वो ज़्यादा बेहतर समझेंगे, उस पर बात करने का मौका दीजिए। पब्लिक डोमेन में आने का जो उनका प्रयास है उसमें आप उनका साथ दीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा मौका दिया। एक जो हाशिए पे कम्युनिटी खड़ी है उसके एक छात्र को जो जेएनयू में आकर के पढ़ रहा है, उनको बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो यह वीडियो आप लोग बहुजन सेंचुरी पर देख रहे थे। अगर आपको यह वीडियो समझ और पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ आपके चैनल बहुजन सेंचुरी पर।